के डिफेंस कॉलोनी इलाके से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक कुत्ते की मौत पर लोगों का गुस्सा इस कदर भड़क उठा कि वो पुलिस वालों से भी भड़क गए। आरोप है कि किसी ने उस कुत्ते को एक बहुमंजिला इमारत की तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया, जिससे उसकी सांसें थम गईं। ये खबर जैसे ही इलाके में फैली, लोग गुस्से से तमतमा गए। जिस इमारत से वो कुत्ता नीचे गिरा था, उसके बाहर खड़े होकर उन्होंने इंसाफ के लिए नारे लगाने शुरू कर दिए। कुत्ते के साथ यह हादसा बीती रात हुआ। बिना देरी किए लोगों ने रात को ही पुलिस को वहां बुला लिया। उनका पारा इतना चढ़ गया कि वो हंगामा करने लगे। एक महिला तो इस मुद्दे पर वहां पहुंचे पुलिस वालों से भी भिड़ गई। कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? क्या कर रहे? वॉक कर रहे हो? वॉक कर रहे हो? हंगामा कर रहे लोगों का आरोप है कि वहां इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। उसका बहुत बुरी तरीके से मर्डर किया गया। पहले भी ये लोग बहुत सारे पपीज को पॉइजन कर चुके हैं। ये मामला वहीं तक सीमित नहीं रहा। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और इस मामले की छानबीन में जुट गई। सौभाग्य की बात यह कि जंगलों के किनारे बसे गांव में जंगली जानवरों के साथ हम इंसानों ने जंग पहले छेड़ दी, जिसका विस्तार अब शहरों में हो चुका है, जहां पालतू और आवारा कुत्तों के लिए पड़ोसियों में मारपीट आम बात हो गई है। क्योंकि हम में कुछ लोगों को कुत्तों से लगाव है तो कुछ कुत्तों से नफरत करते हैं, और अब तो रोज की किचकिच से तंग आकर बेजुबान जानवरों को बेरहमी से मारने भी लगे। हरियाणा के झज्जर से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां दिन दहाड़े एक आदमी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। एक कार में सवार होकर आए 3 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें दिखा कि काले रंग की एक कार से उतरकर तीनों बदमाशों ने उस आदमी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। जिस पर फायरिंग की गई वो सफेद रंग की एक कार में बैठा था। वहीं बदमाश सही मौके के इंतजार में थे। उस पर कई गोलियां बरसाने के बाद तीनों तेजी से भागकर अपनी कार में बैठ गए। लेकिन इसके बाद उनमें एक बदमाश फिर बाहर निकला और उस आदमी के पास पहुंचकर दोबारा फायरिंग की। तब तक वहां मौजूद एक आदमी पीछे से आया। वो आते ही उस काले रंग की कार के पास पहुंचा। वो उन बदमाशों को पकड़ने ही वाला था कि उनकी कार वहां से चली गई। तुरंत ही इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। खबर है कि उस आदमी को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। अभी इसके ऊपर जांच कर रहे हैं और जल्द से जल्द मुलजिमों को अरेस्ट करेंगे। जिस आदमी की हत्या की गई उसके घर वालों ने चुनावी रंजिश की आशंका जताई। कई बार भी जो सरपंच इलेक्शन लड़े था वो बाबू बेटा मार दिए थे। बताया गया कि मरने वाला कारों की मरम्मत का काम करता था। वहीं हत्या के आरोपी उसी के गांव के थे। सौभाग्य की बात यह कि अब पंचायतों की राजनीति में भी अपराध का दीमक लग चुका है, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए कुछ गुंडों को एक ही तरीका समझ में आता है कि जो विरोधी हो उसे चुनाव ही न लड़ने दिया जाए, चाहे इसके लिए खून खराबा ही क्यों ना करना पड़े, जिसे झज्जर हत्याकांड की वजह बताया जा रहा है। जहां 5 साल पहले भी पंचायत चुनाव से पहले हत्या हुई थी, जो बाद में गैंगवॉर में बदल गई। दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक शराब की दुकान पर सरेआम फायरिंग की गई। बताया गया कि 4 लोगों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। एक दिन पहले हुई ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें दिखा कि एक आरोपी बेखौफ होकर उस शराब की दुकान की तरफ बढ़ा और वहां अंधाधुंध फायरिंग करने लगा। उसकी दोनों हाथों में पिस्तौल थी और उनसे वो फिल्मी स्टाइल में दुकान के अंदर और बाहर ताबड़तोड़ गोलियां दागने लगा। गोलियां चलते ही बाहर मौजूद लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगे। लेकिन इस दौरान दुकान के अंदर भी कुछ लोग मौजूद थे, जिनमें 3 लोग वहां बैठकर कुछ खा पी रहे थे और एक आदमी काउंटर पर खड़ा था कि तभी अचानक उन्हें फायरिंग की आवाज सुनाई दी। गोलियों की आवाज सुनते ही काउंटर पर खड़ा आदमी वहां से भाग गया और जो लोग वहां बैठकर खा पी रहे थे वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से अंदर की ओर भागने लगे। उनमें 2 तो किसी तरह अंदर चले गए, लेकिन एक आदमी इतना डर गया कि वो काउंटर की आड़ लेकर वहीं छिप गया। इस दौरान भी आरोपी ने उन पर कई गोलियां दागी। थोड़ी देर बाद काउंटर के पीछे छिपे उस आदमी ने भी हिम्मत जुटाई और वो भी वहां से भागकर अंदर की तरफ चला गया। बताया गया कि इस शराब की दुकान के मालिक के घर पर भी 4 दिन पहले यानी 27 जून को हमला हुआ था। सौभाग्य की बात है कि मानेसर में शराब की जिस दुकान पर युवक ने अंधाधुंध फायरिंग की, उसके मालिक पर 7 महीने पहले भी जानलेवा हमला हुआ था, जिसकी वजह शराब कारोबार से जुड़ी रंजिश थी। और 4 दिन पहले वही मुकदमा वापस लेने के लिए भी आधा दर्जन बदमाशों ने शराब की इसी दुकान पर गोलियां चलाई, जिनमें 3 लोगों की गिरफ्तारी के बाद भी बदमाश बाज नहीं आए और उन्होंने शराब कारोबारी और गुरुग्राम पुलिस को खुलेआम चुनौती दे डाली। मध्य प्रदेश के रतलाम से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर कुछ लोगों ने टीका लगवाने के लिए लाइन में लगने पर खूब हंगामा किया। बात सिर्फ कतार और लंबे इंतजार की नहीं थी। बताया गया कि वो लोग इस बात पर भड़के कि दूसरे इलाके के लोग वहां पहुंच रहे हैं, जिनकी वजह से उनकी बारी आने का समय बढ़ गया, जो कि उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने उस सेंटर पर बवाल खड़ा कर दिया। वो वैक्सीन लगवाने के लिए वहां पहुंचे लोगों से भिड़ गए, जो कि दूसरे इलाके के बताए गए।
हंगामा इतना बढ़ गया कि एक पल के लिए तो ऐसा लगा मानो नौबत हाथापाई तक पहुंच जाएगी, लेकिन वहां कुछ लोग ऐसे भी थे जो तुरंत बीच बचाव करने में जुट गए। माहौल बिगड़ा तो उस वैक्सीनेशन सेंटर पर अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद वहां मौजूद कुछ कर्मचारियों ने लोगों को काफी समझाने के बाद शांत किया। तब कहीं जाकर फिर वैक्सीन लगनी शुरू हुई। सौभाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में सरकारी नौकरी करने वालों को वैक्सीन लगवाए बिना सैलरी न देने का फरमान जारी हुआ, जिनमें रतलाम भी शामिल है। जहां वैक्सीन लगवाने वालों की भीड़ उमड़ी तो वैक्सीन की किल्लत पैदा हो गई और कुछ लोगों को तो लाइन में लगने के बाद भी बिना वैक्सीन लगवाए लौटने की नौबत दिखी तो उनका सब्र जवाब दे गया। दिल्ली में बैन के बावजूद यमुना नदी में मछलियां पकड़ने का काम जारी है। नदी में बढ़े प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक दिन पहले ही मछली पकड़ने पर रोक लगा दी थी, लेकिन इसके बावजूद ओखला बैराज के पास कुछ मछुआरे यमुना नदी में मछली पकड़ते दिखाई दिए। वहां एक दो नहीं बल्कि कई नावें नजर आईं, जिन पर बैठे मछुआरे मछलियां पकड़ते रहे, जबकि वहां का पानी काफी गंदा दिखाई दिया। इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली के ओखला बैराज के पास और यमुना नदी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से झाग जैसी स्थिति बनी हुई है। वहीं डॉक्टरों ने भी साफ किया कि नदी में काफी मात्रा में झाग बनने से पानी जहरीला हो चुका है। ऐसे में नदी से पकड़ी गई मछलियां खाने के बाद नुकसान पहुंचा सकती हैं। वो नदी दूषित होगी तो वो मछलियां उन चीजों का सेवन करेंगी, वो करेंगी तो सीधे वो ह्यूमन बॉडी के अंदर आएगा। हालांकि इसी तरह कुछ दूसरे इलाकों में भी लोगों ने बैन के बावजूद मछली पकड़ने का काम जारी रखा। सौभाग्य की बात यह कि दिल्ली में फैक्ट्रियों का जहरीला पानी भी यमुना नदी में आता है, जिसमें केमिकल की भरमार होने की वजह से अक्सर नदी पर झाग की मोटी परत जमा हो जाती है, जिसकी वजह से दिल्ली सरकार ने ओखला और हिंडन नहर वाले इलाके में यमुना में मछली पकड़ने पर पाबंदी लगा दी, जो अगले ही दिन बेअसर नजर आई। बिहार के मुजफ्फरपुर से रोंगटे खड़े कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई। वहां दिन दहाड़े बीच सड़क पर एक आदमी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सड़क पर सरेआम हुई ये वारदात पास ही की एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें एक मोटरसाइकिल पर सवार दो आरोपी एक दूसरी मोटरसाइकिल से जा रहे एक आदमी को बीच रास्ते में रोकते दिखे और फिर उनमें एक बदमाश उस आदमी पर फायरिंग करने लगा। गोली लगते ही वो आदमी जमीन पर गिर गया। इस बीच पास मौजूद एक दूसरा आदमी डरकर वहां से भाग गया और हमलावर बेखौफ होकर अपने काम को अंजाम देता रहा। तभी उसकी पिस्तौल की गोलियां खत्म हो गई, जिसके बाद वो दौड़कर अपने साथी के पास गया और उसकी पीठ पर टंगे बैग से गोलियां ली और उन्हें पिस्तौल में लोड कर फिर फायरिंग करने लगा। वो तब तक उस आदमी पर गोलियां बरसाता रहा जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। उसको 7-8 राउंड फायरिंग करके उसकी हत्या कर दी गई। सरेआम हुई इस कत्ल की वारदात से इलाके के लोग तो खौफ में हैं ही, पुलिस के हाथ पांव भी फूल गए, जिसके बाद पुलिस वालों ने घटना वाली जगह पर पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी। सौभाग्य की बात है कि मुजफ्फरपुर में जिस आदमी को गोलियों से छलनी किया गया वो प्रॉपर्टी डीलर था, जो ठेकेदारी भी करता था और राजनीति में भी सक्रिय था, जिसके भाई शिवहर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे और उनकी भी वोटिंग से पहले हत्या हो गई थी। इसलिए पुलिस को समझ में नहीं आ रहा कि हत्या की वजह प्रॉपर्टी का विवाद है, ठेकेदारी का झगड़ा है या फिर राजनीतिक रंजिश की वजह से हत्या हुई। शरद पवार पर एक बीजेपी विधायक के बयान से महाराष्ट्र की राजनीति में हिंसा का दौर शुरू हो गया। पहले विधायक की कार पर हमला हुआ, जिसके जवाब में एनसीपी के दफ्तर पर हमला हो गया, जिसकी शुरुआत तब हुई जब विधायक गोपीचंद पडालकर अपनी कार से कहीं जाने के लिए निकले ही थे कि एक लड़का उनकी गाड़ी पर बड़ा सा पत्थर फेंककर भाग गया। लड़का इतनी तेज दौड़ा कि विधायक के समर्थकों के लिए तो वो जैसे अगले ही पल गायब हो गया। लेकिन मसला यहाँ खत्म नहीं हुआ। एक तरफ ट्वीट कर विधायक ने हमला करने वालों को आईना दिखाने की कोशिश की, दूसरी तरफ उनके कुछ समर्थक एनसीपी दफ्तर की ओर चले गए। दफ्तर बंद था तो एक आदमी ने कुर्ते की जेब से पत्थर निकाला और शीशे के दरवाजे पर जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी शीशा नहीं टूटा तो उसने थोड़ी दूर पहुंचकर सड़क से पत्थर उठाए और फेंकने शुरू कर दिए। ये बवाल इसलिए हुआ क्योंकि बीजेपी विधायक ने शरद पवार की पीएम पद की उम्मीदवारी का मजाक उड़ाया था। मी लहान असल्यापासून माननीय शरदचंद्र पवार साहेब हे गेल्या 30 वर्षापासूनचे भावी पंतप्रधान आहेत आणि त्यांच्या पुढच्या 30 वर्षाच्या भावी पंतप्रधान पदासाठी माझ्या मनापासूनच्या हार्दिक शुभेच्छा। लेकिन उनका यह बयान एनसीपी को अखर गया। सौभाग्य की बात है कि गोपीचंद पडलकर महाराष्ट्र विधानसभा परिषद के सदस्य हैं, जो पहले भी एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के खिलाफ विवादास्पद बयान दे चुके थे और अब उनके ट्वीट के बाद किसी लड़के ने गाड़ी पर पत्थर फेंका तो पडलकर के समर्थकों ने इसके लिए एनसीपी को जिम्मेदार मानकर बवाल कर दिया। पंजाब के कई शहरों में बिजली कटौती ने लोगों को इतना परेशान किया कि वो रात में सड़कों पर प्रदर्शन करने उतर आए। एक और बेहाल कर देने वाली गर्मी और दूसरी ओर कई घंटों तक होने वाली बिजली कटौती, इन दोनों बातों की वजह से लोग परेशान हो गए और उन्हें प्रदर्शन के अलावा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं सूझा। वहां के रूपनगर जिले में तो बार बार बिजली कटने से लोग इतना तंग आ गए कि नेशनल हाईवे जैम कर दिया।
और नारे लगाने लगे। कुछ लोग तो वहीं बैठ गए, जिससे ट्रैफिक की रफ्तार थम गई। उनमें कई तो गर्म सड़क पर लेटकर अपना गुस्सा दिखाने लगे, जिसका नतीजा ये हुआ कि गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। उमस भरी गर्मी में बिजली नहीं आने से ये लोग बेहद परेशान नजर आए, क्योंकि 24 में 12 घंटे तो वहाँ बिजली आती ही नहीं। तकरीबन 1 महीना ही हो गया ते बड़े कट लग रहे हैं, बहुत बुरा फसलां साडी सुक्की रही। प्रदर्शन करने वालों में कई किसान भी शामिल थे, जिन्हें केवल गर्मी नहीं बल्कि फसल को नुकसान पहुंचने के डर ने भी सताया। यही वजह रही कि उन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। रूपनगर के आसपास के करीब आधा दर्जन गांव में हालात इतने खराब हैं कि कभी 2 घंटे तो कभी 4 घंटे बिजली आती है। कुछ यही हाल बटाला जिले का भी है, जहां रात के अंधेरे में लोग बटाला जालंधर हाईवे पर इकट्ठा हो गए और नारे लगाते हुए उसे जैम कर दिया। वहाँ पावर कट की समस्या इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि दिन भर के थके लोगों को रात में सुकून की नींद ही नसीब नहीं है। लोगों का दावा है कि वो कह कहकर थक गए, लेकिन प्रशासन ने उनकी एक नहीं सुनी। सारी रात बत्ती बंद रही, फोन किया, कोई फोन नहीं चुकता, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं, कोई नहीं पता क्यों खराब हुई है। परेशान लोग राज्य की कैप्टन सरकार पर भी जमकर बरसे। बिजली 5-5 घंटे 6-6 घंटे कट बज रहा, दसो 11-11 रुपये यूनिट तुम साडे को लै रहे जे, लुट तो तुम अगे रहे जे। इस बीच जालंधर से भी बिजली कटौती की परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहाँ शहर अंधेरे में डूबा नजर आया और इक्का दुक्का घरों में जल रही लाइट देखकर ऐसा लगा कि काली रात में कुछ तारे टिमटिमा रहे हैं। वहाँ दिन हो या रात लगातार बिजली जा रही है और कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों तक वहाँ ऐसे ही हालात रहेंगे। उड़ीसा के गंजाम से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहाँ समंदर के किनारे बने कई मकान ऊंची लहरों की भेंट चढ़ गए। इन हालात में कई लोग बेघर हो गए, क्योंकि समंदर में उठा सैलाब उन मकानों को अपने साथ बहा कर ले गया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक मकान की छत गिरी दिखी। वहीं अगल बगल बने 2 मकानों के आगे वाले हिस्से को देखकर तो ऐसा लगा मानो कि समंदर का पानी पूरे के पूरे कमरे को ही लील गया। ऐसे में लोगों के पास अपनी बर्बादी के मंजर को देखने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं बचा। कई लोगों के सिर से छत छिनने के बाद वहां बसे कुछ और परिवार भी घबराकर गांव की तरफ चले गए। बताया गया कि जब कभी बाढ़ आती है, इस इलाके पर उसका असर जरूर पड़ता है। सौभाग्य की बात यह कि ओडिशा का गंजाम जिला बंगाल की खाड़ी के किनारे है, जहां समंदर से ही बौड़ा नदी का मुहाना भी जुड़ा है और मॉनसून के दौरान समंदर में जब ऊंची लहरें उठती हैं तो नदी की बाढ़ वहां रहने वालों के घर उजाड़ देती है, जिससे बचने के लिए 2 साल पहले ओडिशा सरकार ने समंदर किनारे दीवार बनाने का ऐलान भी किया था, लेकिन न तो दीवार बनी न ही बर्बादी थमी। देश के अलग अलग शहरों में लोगों की लापरवाही से लॉकडाउन का खतरा बढ़ गया। कोरोना की दूसरी लहर के कमजोर पड़ने के बाद अलग अलग राज्यों में कुछ पाबंदियों के साथ बाजार खोल दिए गए, लेकिन इन बाजारों में आए लोगों को देखकर एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि प्रशासन ने कोई पाबंदी लगाई हो या कुछ नियम बनाए हो। जयपुर के चांदपोल बाजार में तो कई लोग खुलेआम बिना मास्क के घूमते दिखे। उनसे बात करने पर यह महसूस हुआ कि उन्हें न कोरोना का डर है और न ही प्रशासन की सख्ती का। कोरोना का डर नहीं है? नहीं, कोई कोरोना नहीं है यहाँ पे, तो मास्क की जरूरत नहीं है। नहीं, कोई मास्क का जरूरत नहीं। जयपुर में बाजार खुले तो सड़कों पर रौनक लौटी, लेकिन इसके साथ ही वापसी हुई कोरोना फैलने के डर की, क्योंकि सड़क पर आते जाते बहुत सारे लोग बिना मास्क के घूमते दिखे और जिन्होंने पहना भी उन्होंने उसका मजाक बना दिया। भाई साहब रुकिए, ये देखिए मास्क तो लगा लीजिए पूरा, सर बहुत ढीला है। कहते हैं कि लोग न माने तो सख्ती करो, लेकिन जयपुर के इस बाजार में लोगों की लापरवाही के आगे ट्रैफिक पुलिस ने भी हाथ खड़े कर दिए। बाजार में ज्यादातर ने मास्क नहीं लगा रखा, आप टोकते नहीं उनको? टोकते भाई साहब, सुनी अनसुनी कर लेते हैं। कोरोना की दूसरी लहर को कमजोर होता देखकर मानो लोग अप्रैल में मचे हाहाकार को भूल गए और उसी बेफिक्री से घर से निकले जैसे कोरोना से पहले निकलते थे। जयपुर के बाजार जैसा ही हाल दिल्ली के सदर बाजार में भी नजर आया। वहां सुबह सुबह भीड़ उमड़ पड़ी और बाजार के अंदर जाने वाले लोग सड़क पर एक दूसरे से झगड़ते दिखे। ये लोग इसलिए लड़े क्योंकि उन्हें आगे निकलना था। इस चक्कर में वो कब 2 गज की दूरी को पीछे छोड़ आए उन्हें पता ही नहीं चला। रही बात मास्क की, तो वो कब नाक से खिसक गया उसका उन्हें अंदाजा भी नहीं लगा। दिखाते हैं कि सदर बाजार में क्या हालात है। यहाँ देखिए, सबसे पहले तो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ये दोनों ही चीजें नजर नहीं आ रही हैं। सदर बाजार में जो भीड़ उमड़ी उसे देखकर एक बार फिर कोरोना के खतरे की घंटी बज गई, क्योंकि अब भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मानो कसम खा ली है कि मास्क नहीं पहनेंगे। हाँ, मीडिया के कैमरे देखकर वो हाथ से अपना चेहरा छिपाना नहीं भूले। यही नहीं, जिन्होंने दिखावे तक के लिए मास्क नहीं पहना उनके पास बहाना पहले से तैयार था। मास्क नहीं है, लगाया क्यों नहीं? सदर बाजार में ये हाल तब है जब दिल्ली के लक्ष्मीनगर मार्केट में कोरोना नियमों का पालन नहीं होने पर सख्ती की गई और उसे 5 जुलाई
रात 10 बजे तक बंद रखने के आदेश दे दिए गए। भीड़ की लापरवाही के मामले में मुंबई भी पीछे नहीं रहा। वहां के दादर मार्केट में लगने वाली सब्जी मंडी में नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई और लोग सब कुछ भूलकर ऐसे सब्जी खरीदते दिखे जैसे फिर कभी सब्जी मिलेगी ही नहीं। ये पहली बार नहीं है। दादर मार्केट में लगने वाली सब्जी मंडी में लोग पहले भी ऐसे ही नियम तोड़ते देखे गए हैं। 2 गज की दूरी तो दूर की बात, यहाँ आए लोगों ने मास्क तक ठीक से नहीं पहना। लोगों को समझाया जाता है, बीएमसी के कई गाइडलाइंस जो है वो रखी गई थी, लेकिन बावजूद इसके अभी भी स्थितियां जो है वो गंभीर बनी हुई है। इस बाजार में तंग सड़कों के बीच लोग एक दूसरे से चिपक कर सब्जी खरीदते दिखे। दुकानदार भी सामान बेचने के चक्कर में नियमों का पालन भूल गए। सौभाग्य की एक बात यह कि हम लोग अपनी बहानेबाजी की ताकत पर खुद से ज्यादा भरोसा करते हैं और हम मान चुके हैं कि मास्क न लगाने और भीड़ जुटाने के लिए हम कोई बहाना बना देंगे या मजबूरी गिना देंगे तो वायरस हम पर रहम करके दूर चला जाएगा। जबकि देश और दुनिया के डॉक्टर समझा रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर का खतरा तभी टलेगा जब हम अपना जाहिलपना छोड़ेंगे और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का सबक याद रखेंगे। दवा कंपनी जायडस कैडिला ने देश में टीकों और दवाओं के इस्तेमाल को मंजूरी देने वाली संस्था DCGI से अपनी कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाजत मांगी। न्यूज़ 18 के जनक दवे की रिपोर्ट है कि जायडस कैडिला ने DCGI को एक चिट्ठी लिखी जिसके जरिए कंपनी ने अपनी कोरोना वैक्सीन ज़ाइकोव डी के इस्तेमाल के लिए मंजूरी मांगी। साथ ही ये दावा किया है कि उसकी बनाई वैक्सीन 12 से 18 साल तक के बच्चों के लिए सुरक्षित है। जायडस कैडिला का दावा है कि उसकी वैक्सीन कोरोना के डेल्टा वेरिएंट पर भी पूरी तरह असरदार है। ज़ाइकोव डी वैक्सीन पहली ऐसी वैक्सीन है जो नेजल है, यानी नाक के जरिए दी जाती है। इसके लिए इंजेक्शन लगवाने की जरूरत नहीं। कंपनी ने आगे दावा किया कि उसने 28,000 लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल किया है और ये ट्रायल तब किए गए जब देश में कोरोना की दूसरी लहर पीक पर थी। कंपनी के मुताबिक ज़ाइकोव डी वैक्सीन का परीक्षण 12 से 18 साल के 1,000 बच्चों पर भी किया गया है। खबर है कि दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में आरोपियों ने बड़े धमाके की साजिश रची थी। न्यूज़ 18 के चंद्रमोहन कुमार की रिपोर्ट है कि जांच एजेंसियों को शक है कि जिस बोतल में केमिकल के जरिए ब्लास्ट कराया गया था उसमें सेंसर लगे थे ताकि चलती ट्रेन में जब धमाका हो तो उससे भारी नुकसान हो सके। यही नहीं, खबर है कि इस धमाके में सिंथेटिक कपड़े का इस्तेमाल किया गया था क्योंकि ये कपड़ा आग जल्दी पकड़ता है और इसमें ज्यादा देर तक आग लगी रहती है। बताया गया कि ट्रेन में धमाका कराने की साजिश के लिए पाकिस्तान से 1,60,000 रुपए भेजे गए। महाराष्ट्र के नागपुर शहर में लगे सभी CCTV कैमरे बंद होने से पुलिस के सामने चुनौती खड़ी हो गई। न्यूज़ 18 के विवेक गुप्ता की रिपोर्ट है कि नागपुर शहर में करीब 3700 CCTV कैमरे लगाए गए थे जिनके जरिए पुलिस पूरे शहर की निगरानी करती थी। लेकिन जिस प्राइवेट कंपनी ने ये कैमरे लगाए उसी ने शहर के सारे CCTV कैमरे बंद कर दिए। कंपनी का आरोप है कि CCTV कैमरे लगाने के लिए उसे जो ठेका दिया गया था उस ठेके की तय रकम का पूरा भुगतान अभी तक नहीं किया गया, इसीलिए उसने सारे कैमरे बंद कर दिए। शहर के सभी CCTV कैमरे बंद होने से पुलिस के सामने शहर की कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने की चुनौती बढ़ गई। इसलिए नागपुर पुलिस ने सभी CCTV कैमरों को फिर से शुरू करने की मांग की। भारतीय सेना ने सीमा पार से आने वाले किसी भी ड्रोन के खात्मे के लिए नया सिस्टम तैनात कर दिया। न्यूज़ 18 के तेजिंदर सोढ़ी की रिपोर्ट है कि जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले के बाद सेना ने एक एंटी ड्रोन सिस्टम तैयार किया जो लेजर तकनीक से लैस है और 1.5 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी ड्रोन को पहचान कर उसे नष्ट कर सकता है। इस एंटी ड्रोन सिस्टम को जम्मू के पुंछ और राजौरी में LOC के पास तैनात किया गया ताकि पाकिस्तान की तरफ से आने वाले किसी भी ड्रोन को तुरंत नष्ट किया जा सके। दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव से मारपीट के मामले में दिल्ली पुलिस को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि पुलिस को दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से मारपीट के मामले के गवाह का बयान अरविंद केजरीवाल को देना होगा। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया और दिल्ली पुलिस की याचिका को खारिज कर दिया। अंशु प्रकाश पर 2018 में हमला हुआ था जिसमें अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया आरोपी हैं। इस मामले में एक गवाह थे VK जैन। कहा जा रहा है कि उन्होंने केजरीवाल के पक्ष में बयान दिया था। आरोप है कि दिल्ली पुलिस ने उसे रिकॉर्ड नहीं किया, जबकि केजरीवाल और दूसरे विधायकों की मांग थी कि बयान आधिकारिक तौर पर उन्हें दिया जाए और दिल्ली पुलिस वो बयान नहीं देना चाहती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उसे वो आरोपियों को देना होगा। पंजाब कांग्रेस में संकट अभी तक सुलझा नहीं है। हालांकि सिद्धू की राहुल और प्रियंका से मुलाकात के बाद सिद्धू के तेवर नरम है। न्यूज़ 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि नवजोत सिंह सिद्धू को मनाने के लिए कांग्रेस कई फॉर्मूलों पर एक साथ काम कर रही है। वहीं यह भी माना जा रहा है कि सिद्धू को कोई भी जिम्मेदारी देने से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी विश्वास में लिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक पंजाब में कांग्रेस का नया अध्यक्ष जल्द ही घोषित किया जा सकता है।
इसके अलावा पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की कैबिनेट में भी फेरबदल जल्द ही किया जा सकता है। पंजाब का संकट सुलझाने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसने भी कैबिनेट में फेरबदल की सिफारिश की थी। हालांकि पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि सिद्धू पार्टी के नेतृत्व का हर फैसला मानने पर सहमत हुए हैं। अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि सिद्धू से एक दिन पहले हुई मुलाकातों में किस बात पर सहमति बनी।